नमस्कार दोस्तों, बेरोजगारी आज के दिन देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार बैठा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.1% पहुंच चुका है, वो भी उन लोगों में जिनके पास एक ग्रेजुएट डिग्री ऑलरेडी है। सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। 140 करोड़ लोगों का देश है। इतने सारे लोगों को दाल, चावल, आटा, चीनी, साबुन, तेल, शैम्पू, टी शर्ट, जूता, स्कूल, अस्पताल, फिल्म, टीवी, स्कूटर, अखबार, जाने क्या क्या चाहिए। इतनी बड़ी मार्केट है। विदेशी कंपनियां यहां आकर लाखों करोड़ों का प्रॉफिट कमा जाती हैं, जिनमें से कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ चीनी और सोडा वाला रंगीन पानी बेचती हैं। पेप्सिको को देखो, उसकी लेटेस्ट आरओसी फाइलिंग के हिसाब से इंडिया में उसका ईयरली रेवेन्यू 8,000 करोड़ है। कोका कोला इंडिया, इसका ईयरली रेवेन्यू 12,800 करोड़ से ज्यादा। और देश के युवा को 12,800 रुपए की नौकरी भी नहीं मिल सकती। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इंडिया अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और कहानियां सुनाई जा रही हैं कि जल्द ही हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। लेकिन इस इकोनॉमी में आपके लिए कोई नौकरियां नहीं है। आखिर कौन खा गया आपकी नौकरियों को, आपके काम धंधे को? आज के इस वीडियो में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को गहराई से समझते हैं दोस्तों। क्या है इसके पीछे की रूट कॉज और क्या है इसका सॉल्यूशन? ना सिर्फ सरकार के पर्सपेक्टिव से कि सरकार क्या कर सकती है, बल्कि आप भी क्या कर सकते हैं। सबसे पहले सरकार की क्लास लगाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ों जॉब्स देने की प्रॉमिस करी थी, क्या आपको याद है दोस्तों? लेकिन हमारे कुछ मीडिया चैनल्स की माने तो उन्होंने ये वादा कभी किया ही नहीं था। मजाक नहीं कर रहा। एबीपी न्यूज ने इसको लेकर एक फैक्ट चेक किया था। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने तो सिर्फ इतना कहा कि कांग्रेस ने रोजगार नहीं दिया। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि हम रोजगार देंगे। यह बीजेपी चुनावी वायदे के तौर पर कहीं भी कभी भी देश को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा नहीं किया था। इसीलिए मोदी सरकार पर हर साल 2 करोड़ नौकरी न दे पाने का आरोप झूठा साबित हुआ है। क्यों एबीपी न्यूज वालों, ये बताओ जरा, ये किस पार्टी की पॉलिटिकल कैंपेन है? युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले। ये ऐड दोस्तों बीजेपी हरियाणा ने चलाई थी। पिताजी ने हमेशा पढ़ने को बढ़ावा दिया, पर नौकरी ना मिली। विकास हो तो ही नौकरी निकले ना। इब जाग उठा है हरियाणा। आज की सच्चाई पता है क्या है? मुझे बड़ा दुख होता है बताते हुए दोस्तों, इन्होंने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। दिसंबर 2022 के सीएमआई डेटा के अनुसार हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट 37.4% पर है, यानी कि पूरे देश में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ है। लेकिन बात सिर्फ हरियाणा की नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जगह जगह जाकर बार बार जॉब्स का वादा किया था। इस 8 साल पुरानी क्लिप को देखो। हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके। इन न्यूज चैनल वालों को ये 7 साल पुरानी क्लिप भी देखनी चाहिए, जहां पर प्रधानमंत्री 1 बिलियन नौकरियों की बात कर रहे हैं। Our aim is to create jobs for more than 1 billion young hands. हमारे ये सारे टीवी न्यूज चैनल्स या तो बेरोजगारी की बात करेंगे ही नहीं, और अगर करेंगे तो पूरा खून पसीना बहा देंगे सरकार की इमेज बचाने में। जैसे कि इन सुधीर चौधरी को देख लो। इन्होंने करीब 1 साल पहले ये प्रोग्राम किया, सबको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए। या आम जनता को ही डांटने लग गए, कहने लगे कि तुम्हें सरकारी नौकरी इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हें ऊपर की कमाई करनी है, यानी रिश्वत लेनी है। सरकारी नौकरियों की चाहत के पीछे एक बड़ी वजह रिश्वत भी है। सरकारी नौकरी में अगर पैसा कम भी हो, तब भी कई कर्मचारी रिश्वत लेकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। और 2019 में हुए एक सर्वे में हर 2 में से 1 भारतीय ने यह माना कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए किसी न किसी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत दी थी। यानी सुधीर भाई के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी का जो नारा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये जुमला है। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और यहाँ ये कह रहे हैं कि यूथ स्किल्ड नहीं है। स्किल्ड ना होना भी एक बहुत बड़ी वजह है। इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है? सुधीर भाई, क्या ये मान लें कि प्रधानमंत्री मोदी का स्किल इंडिया वो भी एक जुमला था? भारत में बहुत सारे लोग परीक्षा देकर, पैसा देकर, किसी नेता की सिफारिश लगाकर किसी भी तरह से सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकारी नौकरियों में काम के घंटे बहुत ज्यादा नहीं होते, काम के घंटे तय होते हैं, छुट्टियां जी भर के मिलती हैं। मतलब सुधीर भाई के अनुसार आप लोग, देश के युवा, कामचोर हो और आलसी हो। ग्राउंड रियलिटी को थोड़ा गहराई से समझते हैं दोस्तों। पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितनी नौकरियों की जरूरत है देश में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर 2021-22 की रिपोर्ट मिली है मुझे। यहाँ लिखा है नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स हायर सेकेंडरी में है 2.85 करोड़, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इतने बच्चे हर साल हायर सेकेंडरी स्कूल में एनरोल करते हैं। क्या इतनी नौकरियों की जरूरत है हमें हर साल? एक्चुअली यहाँ पर हमें उन स्टूडेंट्स को भी कंसीडर करना चाहिए जो ड्रॉप आउट कर जाते हैं पहले। UDISC रिपोर्ट के अनुसार करीब 12.61% ड्रॉप आउट
आउट रेट है सेकेंडरी लेवल पर, यानी क्लास 10th के बाद। और इससे पहले अपर प्राइमरी लेवल पर 3% का ड्रॉप आउट रेट है और प्राइमरी लेवल पर भी 1.45% का ड्रॉप आउट रेट है। इसी साल की इस रिपोर्ट को देख लीजिए, करीब 35 लाख 10th ग्रेड स्टूडेंट्स 11th ग्रेड में पहुंच ही नहीं पाए। तो अगर हम 12th पास, 12th फेल और इन सारे ड्रॉप आउट्स को कंसिडर करेंगे तो ओवरऑल नंबर जो निकल कर आता है वो 3.4 करोड़ के आसपास होगा। इनमें से ज्यादातर 12th पास स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो कॉलेज में पढ़ाई करेंगे, लेकिन क्या हमारे कॉलेजेस में, देश के सारे कॉलेजेस में इन करोड़ों लोगों को अकोमोडेट करने के लिए इतनी कॉलेज सीटें हैं? इसका जवाब सीधे तौर पर ना है। पहले मेडिकल एजुकेशन का एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। जुलाई 2023 में हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने पार्लियामेंट में बताया कि पूरे देश में करीब 1,08,000 MBBS की सीटें हैं। इसके अलावा कुछ BDS की भी सीटें हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जो टोटल नंबर ऑफ सीटें हैं यहाँ पर MBBS प्लस BDS की सीट्स, ये 1.4 लाख के अराउंड है। लेकिन नीट UG 2023 में जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस थी वो 20 लाख से भी ज्यादा थी। यानी कि अगर 15 लोगों को एम्बिशन है डॉक्टर बनने का तो उनमें से एक ही को सीट मिल पाती है। PG सीट्स का नंबर इससे भी कम है, 67,800 सीट्स सिर्फ। इसका मतलब समझ रहे हो आप दोस्तों, देश में डॉक्टर बनने वाले कैंडिडेट्स की सप्लाई भरपूर है। ढेरों लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं हमारे देश में और डिमांड भी बहुत है। डॉक्टर्स की सख्त कमी है देश में। लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि हमारे देश में इतना एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाया गया सरकार के द्वारा। कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की कमी है। इस प्रॉब्लम का एक और पहलू भी है। जितनी टोटल मेडिकल सीट्स हैं हमारे देश में, उनमें से आधी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में और बाकी आधी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। और प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बहुत बहुत हाई होती है। एक टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार DY पाटिल मेडिकल कॉलेज जो मुंबई में है, ये सबसे महंगी MBBS की डिग्री ऑफर करता है 1.4 करोड़ रुपीस में। दिसंबर 2022 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन ने पार्लियामेंट में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करी थी, जिसमें पता चला हमें कि मीडियन फीस किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की देश में 11.5 लाख रुपीस पर ईयर है। यानी कि पूरी डिग्री की फीस हो गई करीब ऑलमोस्ट 60 लाख रुपए। मीडियन फीस डीम्ड यूनिवर्सिटीज की इससे भी ज्यादा है, 21 लाख रुपए पर ईयर। टोटल फीस 1 करोड़ रुपए से ज्यादा। देश में कितने परिवार ऐसे हैं जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं? 2022 की रिपोर्ट स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया के अनुसार 90% इंडियंस की कमाई 25,000 पर मंथ से कम है। 90% देशवासी ये कॉलेज फीस अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब ये बातें सुनकर कोई न्यूज एंकर बहाना मारेगा कि सबको डॉक्टर ही क्यों बनना है। तो आइए दोस्तों, इंजीनियर्स की भी बात कर लेते हैं। दिसंबर 2022 में हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन सुभाष सरकार ने राज्यसभा में बताया कि इवन दो इंडियन पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन पिछले 5 सालों में टोटल नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो सीटें हैं वो नीचे जा रही हैं। 2017-18 में 14.65 लाख सीटें थी, ये नीचे गिर के 2021-22 में सिर्फ 12.53 लाख रह गई। लेकिन यहां पर भी इस प्रॉब्लम का एक और पहलू है। 2017-18 में आधी से ज्यादा सीटें खाली गई। 2018-19 में 48.6% सीट्स वेकेंट थी। 2021-22 में भी करीब 33% सीट्स वेकेंट थी, यानी 4.21 लाख सीट्स खाली। यहां भी सप्लाई की कोई कमी नहीं है। करोड़ों लोग देश में इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन इतनी सारी सीटें खाली क्यों जा रही हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में? इसके पीछे 4 मेन कारण है। पहला है हाई फीस। पिछले कुछ सालों में IITs जैसे कॉलेजेस की भी फीस बढ़ गई है। 2016 के इस न्यूज आर्टिकल को देखिए, IITs में फीस हाइक ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हुआ। 90,000 रुपीज से 2 लाख कर दी फीस। 4 साल की बीटेक डिग्री के लिए 8 लाख रुपए अब ज्यादा पे करने पड़ेंगे। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करी जाए तो ये फीस 20 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। दूसरा, फीस चाहे आप कितनी भी ज्यादा पे करो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ज्यादातर केसेस में बहुत लो है। ज्यादातर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सब स्टैंडर्ड फैकल्टी है, जिन्हें या तो बहुत कम पे किया जाता है या फिर जो क्वालिफाइड ही नहीं होते। जून 2023 की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इस डेटा को देखिए, सिर्फ 44.51% फैकल्टी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में देश में इनके पास PhD है। सिर्फ 55.49% के पास एक मास्टर्स डिग्री है। ये अलाउ भी कैसे किया जा रहा है? तीसरा, ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फैकल्टी की भी शॉर्टेज है। दिसंबर 2022 की इस रिपोर्ट को देखिए। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने लोकसभा को बताया कि करीब 4,500 फैकल्टी पोस्ट हमारे प्रेस्टिजियस IITs में वेकेंट पड़ी हैं। एकेडमिक ईयर 2021-22 में ओवरऑल 40.3% टीचिंग पोजीशंस वेकेंट थी। अगर IITs की यह हालत है तो बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की क्या हालत होगी देश में? चौथा, ज्यादातर कॉलेजेस के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। 2019 में AICTE ने डिसाइड किया कि देश भर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 40,000 सीट्स रिड्यूस कर दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनके पास ना प्रॉपर फैकल्टी थी, ना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर था।
2022 में अन्ना यूनिवर्सिटी ने एक फिजिकल इंस्पेक्शन किया और पाया कि तमिलनाडु में 50% से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। पिछले साल 37 इंजीनियरिंग कॉलेजेस तमिलनाडु में ऐसे थे जिनमें एक स्टूडेंट तक नहीं एडमिट किया गया। जब देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजेस की इतनी बुरी हालत है तो कोई हैरानी की बात नहीं कि ज्यादातर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स देश में एम्प्लॉयबल ही नहीं होते। 2019 में एक एम्प्लॉयबिलिटी असेसमेंट कंपनी एस्पायरिंग माइंड्स ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें बताया कि 60% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स देश में इंटर्नशिप ही नहीं करते और इससे भी कम लोग, सिर्फ 3% इंजीनियर्स के पास न्यू एज टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और मोबाइल डेवलपमेंट की फील्ड में। इस सब का नतीजा 80% से ज्यादा इंडियन इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल ही नहीं है। और ये इसलिए नहीं क्योंकि वो आलसी हैं या पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि देश में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की कमी है और देश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कॉम्पिटेंट फैकल्टी और ढंग के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इंजीनियरिंग के पीछे ही क्यों पड़े हो, कुछ और कर लो, कोई ITI ज्वाइन कर लो। ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहां पर आप कोई स्किल सीख सकते हो। बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन यहां पर कितनी सीट्स अवेलेबल है? हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा को बताया दिसंबर 2022 में कि 15,000 के अराउंड ITIs हैं। टोटल सीटिंग कैपेसिटी 25 लाख के अराउंड है। मेडिकल के 1.5 लाख, इंजीनियरिंग के 12.5 लाख और ITI के 25 लाख, इन सारी सीटों को भी एडअप कर दो तो 50 लाख भी नहीं होता है। लेकिन जैसा मैंने वीडियो में पहले बताया कि टोटल जो स्टूडेंट्स निकल कर आ रहे हैं देश में, उनका नंबर 3 करोड़ से भी ज्यादा है। बाकी करोड़ों स्टूडेंट्स कहां जाकर क्या पढ़ाई करेंगे? इस ITI की बात करी जाए तो इन 25 लाख सीटों में से भी इंजीनियरिंग की तरह यहां पर 50% के अराउंड सीटें खाली पड़ी हैं और इनसे ग्रेजुएट करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेजेस की तरह कोई जॉब की गारंटी नहीं है। ज्यादातर लोग ग्रेजुएट्स जो हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है। अगर हम एक दफा ये अज्यूम भी कर लें कि जितनी सीटें अवेलेबल हैं वो सारी सीटें फुल होती हैं, उन सारी सीटों में टॉप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है और सारे ग्रेजुएट्स के पास बढ़िया स्किल्स रहती हैं, तो क्या इन सबको जॉब्स मिल पाएंगी? इसका भी जवाब सीधा सीधा ना है। जुलाई 2023 के CMIE के डेटा से हमें पता चलता है कि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2016 में 5.1 करोड़ नौकरियां हुआ करती थी। 2023 में ये नौकरियां गिर के सिर्फ 3.6 करोड़ बची हैं। सही सुना आपने, 30% से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जॉब्स कम हो गई हैं। ऊपर से जिन लोगों के पास नौकरियां हैं उन लोगों की नौकरियां भी सिक्योर नहीं है। इन रिपोर्ट्स को देखिए। मई 2020 CMI की रिपोर्ट के अनुसार 12 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने अपनी नौकरियां खोई जब अप्रैल में कोरोना वायरस लॉकडाउन लगा। तो जून 2021 1 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां खोई कोविड की सेकेंड वेव के दौरान। 97% हाउस होल्ड इनकम्स डिक्लाइन कर गए। आप कहोगे कोविड की क्यों बात कर रहा हूं, तो चलो आगे की खबरें सुनाता हूं कोविड के बाद की। मई 2023 इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन बताता है कि 6% कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स अपनी नौकरियां खो चुके हैं मार्च के क्वार्टर में इंडिया के IT सेक्टर में। जून 2023 11,000 से ज्यादा इंडियन स्टार्टअप एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया गया। अगस्त 2023 ले ऑफ का सुनामी आ गया। टेक कंपनीज ने 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज को फायर किया अपनी नौकरियों से। इंजीनियरिंग कॉलेजेस परेशान हैं क्योंकि TCS, कॉग्निसेंट और विप्रो जैसी कंपनीज ने कैंपस हायरिंग शुरू नहीं की है। अक्टूबर 2023 टॉप 5 में से 4 IT कंपनीज के हायरिंग नंबर्स नेगेटिव में गए हैं। इन्फोसिस, विप्रो, HCL और टेक महिंद्रा सबके हायरिंग नंबर्स नेगेटिव में थे, सिर्फ TCS के पॉजिटिव में थे 523 स्टाफर्स। हो क्या रहा है यहाँ पर? इंडियन इकोनॉमी का GDP ग्रोथ रेट नेगेटिव में तो नहीं है और ना ही ये कंपनीज लॉस में जा रही हैं। TCS का अगर आप प्रॉफिट देखो तो 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मिली है उन्हें प्रॉफिट में, 11,300 करोड़ का प्रॉफिट। इन्फोसिस का अगर क्वार्टरली प्रॉफिट देखो बिफोर टैक्स 8,500 करोड़ का प्रॉफिट। इन सारी कंपनीज ने हर क्वार्टर में प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है, लेकिन लोगों को देने के लिए इनके पास नौकरियां नहीं है। जिन लोगों को नौकरियों पर रख रखा है उनसे ओवर टाइम काम कराया जा रहा है। आधे से ज्यादा एम्प्लॉइज बर्नआउट की कगार पर है। मैकेंसी हेल्थ इंस्टीट्यूट 2023 के सर्वे के अनुसार वर्क प्लेस बर्नआउट सर्वे में इंडिया टॉप पर है। 62% इंडियन एम्प्लॉइज वर्क प्लेस एग्जॉशन रिपोर्ट करते हैं। सेकंड नंबर पर जापान आता है 61% के साथ। ये इकलौती ऐसी रिपोर्ट नहीं है, पहले भी कई रिपोर्ट्स आई हैं जिन्होंने यही चीज पॉइंट आउट करी है। सितंबर 2023 की एशियन मेंटल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट, आधे से ज्यादा इंडियन एम्प्लॉइज वर्क से एग्जॉस्टेड फील करते हैं। फरवरी 2021 की ILO की रिपोर्ट, इंडियन वर्कर्स वर्क द लॉन्गेस्ट अर्न द लीस्ट।
नारायण नारायण। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी कंपनीज ऐसा करती हैं, लेकिन देश में ज्यादातर कंपनीज का यही फंडा है। नए एम्प्लॉयज को रिक्रूट मत करो, सैलरी देनी पड़ेगी उन्हें। जितने जो अभी के एम्प्लॉयज हैं उनका तेल निकालो। अगर ऐसा लगे कि अभी के एम्प्लॉयज ज्यादा ओवरवर्क्ड नहीं है तो कॉस्ट कटिंग और इनहैंस्ड एफिशिएंसी के नाम पर कुछ और ले ऑफ्स करो। दुनिया भर में भी कई कंपनीज यही कर रही हैं। Amazon 2023 के पहले 3 महीनों में 27,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को जॉब से निकाला ग्लोबली। मेटा नवंबर 2022 से 21,000 एम्प्लॉयज को फायर कर चुकी है। ट्विटर दिसंबर 2022 की रिपोर्ट, इंडिया में सिर्फ 80 एम्प्लॉयज बचे हैं ट्विटर के देश भर में। इंजीनियर्स को ज्यादा घंटे काम करने को कहा जा रहा है। यहां पर एक पैटर्न है जो बड़ा क्लियरली देखने को मिलता है। जब एक कंपनी हद से ज्यादा बड़ी हो जाती है तो जॉब ग्रोथ रेट उस कंपनी में हमेशा नीचे गिरते रहता है। एक पिछले वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था अडानी ग्रुप का। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 11 लाख करोड़ का है। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर होता है, लेकिन कितने एम्प्लॉयज रख रखे हैं इस कंपनी ने? इनकी खुद की वेबसाइट के अनुसार सिर्फ 43,000 एम्प्लॉयज। कोका कोला का एग्जांपल देखो। दिसंबर 2012 में कोका कोला ने यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को बताया था कि इस कंपनी के 1,50,900 एम्प्लॉयज हैं। 10 साल बाद दिसंबर 2022 में कोका कोला ने बताया कि इनके सिर्फ 82,000 एम्प्लॉयज बचे हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑलमोस्ट आधे हो गए 10 सालों में, लेकिन जो प्रॉफिट था वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स ज्यादा बढ़ा इस कंपनी का। ट्विटर का मार्केट कैपिटलाइजेशन 41 बिलियन डॉलर्स यानी कि 3.4 लाख करोड़ रुपीस। कितने एम्प्लॉयज हैं कंपनी के पास? सिर्फ 1,500। इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज आईटीसी 25 से ज्यादा ब्रांड्स को ओन करती है। सनफीस्ट बिस्किट्स, आशीर्वाद आटा, बिंगो मैड एंगल्स, आईटीसी मौर्या जैसे बड़े बड़े होटल्स, 10 से ज्यादा सिगरेट के ब्रांड्स, क्लासमेट स्टेशनरी, ये सब इस एक बड़ी कंपनी के अंदर आता है। इनकी मार्केट कैप 5.4 लाख करोड़ रुपीस की है, लेकिन कितने एम्प्लॉयज हायर करते हैं? ये सिर्फ 23,000 के अराउंड। एफएमसीजी सेक्टर में एक और फेमस नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। 50 से ज्यादा एफएमसीजी के ब्रांड्स ये ओन करते हैं। पेप्सोडेंट, क्लोजअप, लाइफ बॉय, डव, पियर्स सोप, क्वालिटी वॉल्स, हॉर्लिक्स, रेड लेबल, ब्रू कॉफी, सर्फ एक्सेल। इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5.9 लाख करोड़ रुपीस की है। एनुअल टर्नओवर 58,000 करोड़ रुपीस का है, लेकिन टोटल एम्प्लॉयज इसमें सिर्फ 21,000 लोग। तो पॉइंट यहां पर यह है कि ये जो प्राइवेट जॉब्स हैं, इंजीनियरिंग एमबीए करने के बाद जो नौकरियां मिलती हैं, कॉर्पोरेट व्हाइट कॉलर जॉब्स, ये भी काफी लिमिटेड है। और ऐसा नहीं है कि किसी को स्किल्स की कमी होने की वजह से ये नौकरियां नहीं मिल रही हैं। बहुत सारे स्किल्ड लोग हैं देश में। प्रॉब्लम यह है कि नौकरियों की कमी है। फरवरी 2023 में आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने एक पब्लिक फंक्शन में बताया कि हर कोई नौकरियों के पीछे भागता है। सरकारी नौकरियां सिर्फ 10% के अराउंड है, बाकी नौकरियां 20% के अराउंड। और दुनिया भर में कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जो 30% से ज्यादा नौकरियां क्रिएट कर सकती हो। सुधीर चौधरी से बात करते हो। प्रधानमंत्री मोदी ने तो यह भी कहा था कि पकोड़े बेचना भी एक एम्प्लॉयमेंट का तरीका है। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? तो हो सकता है अब सुधीर चौधरी एक नया शो बनाए ये कहकर कि सबको सरकारी या प्राइवेट नौकरी क्यों चाहिए, खुद का धंधा क्यों नहीं सेटअप कर लेते। ये बहाना मत मारना, क्योंकि अगर ऐसा है तो एम्प्लॉयमेंट प्रोमिसेस करती क्यों है सरकार? अगर सरकार में कैपेबिलिटी ही नहीं है नौकरियां देने की, तो वादे क्यों कर रही है सरकार नौकरियां देने के? लोग गांधी जी के चरखे का अक्सर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करी जाए तो गांधी जी का चरखा यहां पर इन बड़ी बड़ी कंपनियों से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। आईमार ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन हैंडीक्राफ्ट मार्केट का साइज 2022 में 3.9 बिलियन डॉलर्स था। रुपये में कन्वर्ट किया जाए तो करीब 32,000 करोड़ रुपए। और गेस कर सकते हो यहां पर कितने लोग एम्प्लॉयड हैं? 69 लाख लोग। हिंदुस्तान यूनिलीवर से एक बार फिर से कंपेयर करो। वहां टर्नओवर है 58,000 करोड़ का और एम्प्लॉयमेंट 21,000 लोगों को मिल रही है। हैंडीक्राफ्ट मार्केट का साइज है 32,000 करोड़ का और यहां एम्प्लॉयमेंट 69 लाख लोगों को मिल रही है। 650 टाइम्स ज्यादा एम्प्लॉयमेंट यहां मिलती है। नीति आयोग की रिपोर्ट्स ने भी यही चीज पॉइंट आउट करी है। इवन दो इनफॉर्मल सेक्टर सिर्फ 50% कंट्रीब्यूशन करता है हमारे नेशनल प्रोडक्ट में, लेकिन 90% वर्कफोर्स यहां एम्प्लॉयड है। अमूल के वीडियो मैंने आपको बताया था कि कैसे लिज्जत पापड़ और अमूल जैसे कोऑपरेटिव्स को भारी क्रेडिट दिया जाना चाहिए एक बहुत बड़े स्केल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। कुछ भोले लोग बड़ी तारीफ करते घूमते हैं इन बड़ी बड़ी कंपनियों की कि ये देखो ये कितना अरबपति बन गया, ये गोदी सेठ दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन असल में हमारे देश में अगर कोई रोजगार दे रहा है, देश को आगे ले जा रहा है, तो वो है हमारे कोऑपरेटिव्स और स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। देश के हर एक दुकानदार और हर एक रेडी लगाने वाले को यहां पर क्रेडिट दिया जाना चाहिए। जो डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, लोकलाइज्ड प्रोडक्शन वो क्रिएट कर रहे हैं, असल में तो वही जॉब क्रिएशन हो रही है।
हमें जरूरत है यहां पर सबका साथ सबका विकास की और वोकल फॉर लोकल होने की। मैं जानता हूं ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिए गए स्लोगन्स हैं, लेकिन जब बात इन स्लोगन्स की आती है तो मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं। प्रॉब्लम बस ये है कि प्रधानमंत्री को सिर्फ ये नारे देने आते हैं, काम वो इसको लेकर या तो उल्टा करते हैं या कुछ करते ही नहीं है। बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिए सरकार को यहां क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले वैकेंसीज फिल करी जाएं। इवन दो सरकारी नौकरियों की सख्त कमी है, लेकिन कम से कम जितनी है उनकी तो वैकेंसीज फिल करो। सेंट्रल गवर्नमेंट में 9.5 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हैं। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स में 60 लाख से ज्यादा जॉब की वैकेंसीज रिपोर्ट करी गई हैं। स्कूलों से लेकर कोर्ट से लेकर पुलिस से लेकर मिनिस्ट्रीज तक हर जगह वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। दूसरा, एजुकेशन पर सख्त फोकस की जरूरत है। देश के सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी इंस्टीट्यूट्स, इन सब का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना होगा। ढेर सारे नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाने पड़ेंगे देश भर में ताकि और सीटें मिले। बहुत से लोग इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनना चाहते हैं और देश में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की कमी भी है, लेकिन यहां से यहां तक का ट्रांजिशन पूरा करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं है। तीसरा, सरकार को एक बड़े स्केल पर एक्शन लेने की जरूरत है कोऑपरेटिव स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में अच्छी इकोनॉमीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन अगर हम रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, मध्य प्रदेश का ग्वालियर या हरियाणा का जींद, यहाँ जॉब्स कौन प्रोवाइड करेगा? क्या यहाँ के गरीब लोग बस इंतजार करते रहें कि किसी दिन किसी गोदी सेठ की नजर इनके नगर पर पड़ेगी और यहाँ आके फैक्ट्रियां लगाएंगे वो और हमें नौकरियां देंगे? ये माइंडसेट बदलने की जरूरत है। सरकार को इंटरवेंशन करना होगा यहाँ पर। अभी सरकार सिर्फ लोन्स प्रोवाइड करती है, लेकिन सरकार को मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टोरेज स्पेस और मार्केट मैकेनिज्म्स प्रोवाइड करने होंगे। अमेरिका में जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आई थी, या चाइना में माओ जेडोंग के द्वारा जो स्टेलमेट लाया गया था, या फिर सिंगापुर में 1960s में जो स्लम जैसी कंडीशंस थी, ये सब तभी सुधरी थी जब सरकार ने इंटरवेंशन किया। सरकार के एक्शन के बिना इसे सुधारना बहुत मुश्किल है। इंडिया में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कई सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेटअप करी थी। LIC और कई सारे बैंक्स को नेशनलाइज किया था, जिसकी वजह से ढेरों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली थी। व्हाइट रेवोल्यूशन ने इंडिया को मिल्क डेफिशिएंट से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बनाया, और ये तभी हुआ जब सरकार ने इंटरवीन किया। हैदराबाद एक IT हब क्यों बन पाया? क्योंकि सरकार ने इंटरवीन किया था। चौथा, देश में पकोड़े बेचने वालों की अपनी जगह है, इंजीनियर्स की अपनी जगह है, लेकिन जब प्रधानमंत्री पकोड़े बेचने को कहते हैं तो सरकार ने उस चीज को प्रमोट करने के लिए किया क्या है? गैस सिलेंडर और तेल का प्राइस तो ऊपर चला गया है, और एम्प्लॉयमेंट के नाम पर सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया है 30% से 22% पर 2019 में। इसकी वजह से देश को सिर्फ एक साल में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सरकार को ये अरबपतियों के चंदा धंधा मॉडल से फुर्सत मिले तो कभी छोटे बिजनेसेस पर भी नजर डाल ले। इन्हें बढ़ावा देने की जरूरत है अगर सही में जॉब्स क्रिएट करनी है देश में। और आप यहाँ सरकार के भरोसे मत बैठे रहो दोस्तों कि किसी दिन सरकार एक्शन लेगी और मुझे कभी नौकरी मिलेगी। आप अभी से ही काम करना शुरू कर सकते हो। स्टेप 1, अपने फोन में जो सारी बेटिंग एप्स हैं, गैम्बलिंग एप्स हैं, इन सबको डिलीट कर दो। इससे आपके सिर्फ पैसों की बर्बादी होगी। ये बात समझ लो कि सरकारी नौकरी हो या ना हो, प्राइवेट नौकरी हो या ना हो, आप ही को ही कुछ करना पड़ेगा। स्टेप 2, कोई स्किल सीखो। कोई भी स्किल हो सकती है, चाहे YouTube पर आप खाने बनाने के वीडियोस देखो और कुकिंग करना सीखो, और उसे देख के अपने घर से ही एक क्लाउड किचन शुरू कर दो। टिफिन बनाने की सर्विस या बर्थडे केक्स बनाने की सर्विस, पकोड़े का स्टॉल लगाओ या चाय का स्टॉल। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपना बिजनेस शुरू करने में तो आप किसी और सेल्स पर्सन के साथ काम कर सकते हो। किसी ज्वेलर की दुकान में जाकर कुछ टाइम काम करो और सीखो कि कैसे ज्वेलरी डिजाइन किया जाता है। किसी हैंडीक्राफ्ट वर्कर को ढूंढो और उनके साथ काम करो। घर पर बैठे रहकर इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करने से अच्छा, बेटिंग एप्स में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि कहीं ना कहीं अपने आसपास अलग अलग काम को होते हुए देखो और सीखो कि लोग कैसे काम कर रहे हैं। कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर उसे सिंसियरिटी और मेहनत के साथ किया जाए तो। अगर आप सिंसियर हो तो आप काम करना सीखोगे और जल्द ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होगा कि आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर पाओ। लेकिन कुछ भी करने के लिए आपको यहाँ शुरुआत करनी जरूरी है। अगर आप YouTube से रिलेटेड स्किल्स सीखना चाहते हो, फिल्म मेकिंग, वीडियो एडिटिंग, रिसर्चिंग, स्क्रिप्टिंग, इसके लिए मैंने ध्रुव राठी एकेडमी पर एक पूरा यूट्यूबर कोर्स बनाया है। अगर आप AI से रिलेटेड स्किल्स सीखना चाहते हो तो मैंने ChatGPT के ऊपर पूरा कोर्स बनाया है। इन दोनों कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। QR कोड्स यहाँ मिल जाएंगे, इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। कोई भी कोर्स अगर आपको खरीदना हो ध्रुव राठी एकेडमी पर, इस कूपन को इस्तेमाल करो, वर्क 40% ऑफ मिलेगा। लेकिन बात यहाँ सिर्फ इन दोनों कोर्सेज में सिखाई गई स्किल्स की नहीं है। कोई भी स्किल हो, आप सीखने की कोशिश करो।
शुरुआत में पैसा कम मिले चिंता मत करना, लेकिन कुछ महीने के लिए इसे इंटर्नशिप की तरह देख सकते हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि एग्जैक्टली आप क्या क्या कर सकते हो खुद का काम करने के लिए या खुद से काम ढूंढने के लिए। लेकिन आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो इलेक्शन के बाद मैं इस पर अपना पूरा एक आधे घंटे का स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आपको एडवाइस देने के लिए। वीडियो पसंद आया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और नॉलेज और स्किल्स गेन करने के लिए इस वीडियो को आप देख सकते हो यहाँ क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।